आज क्लास 10 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम बायोलॉजी के क्लास में एस नवाज क्लासेस के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही सेंट्रल टॉपिक है जिसके ऊपर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो ग्रोथ डिपेंड करता है, उनके तमाम डेवलपमेंट प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। टॉपिक का जो हमारा नाम है ये है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बारे में आपको हम क्लास में बेसिक चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। पिछले क्लासेस में हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था कि किस तरीके से सेल और सेल से निकलने वाला उसका डिवीज़न पार्ट जो है एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंड करता है। हम एक बेसिक सेल के बारे में जानते हैं कि एक सेल जो पाया जाता है उसका बेसिक दो हिस्सा होता है। एक आपका न्यूक्लियस होता है और एक बाहरी हिस्सा यानी न्यूक्लियस के अलावा जो हिस्सा वो पाया जाता है वो मेरा साइटोप्लाज्म होता है। हमें इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो न्यूक्लियस को देना है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल का ग्रोथ रेगुलेटर है। यानी इसमें पाया जाने वाला न्यूक्लियर थ्रेड्स, न्यूक्लियस के जो धागे होते हैं, जो रेशा, जो धागा जिससे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, कलरफुल बॉडीज़, ठीक है, ये सेल के डिवीज़न में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इसके बारे में पिछले क्लासेस में जाने भी थे। अब हमें इसके बारे में आगे ये जानना है कि ये क्रोमोसोम किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं और एक सेल किस तरीके से डिवाइड होकर दूसरा सेल को जनरेट करता है जो हमारा डॉटर सेल कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो है वो समझेंगे, ठीक है, रिविजन्स के तौर पे। फिर हम मेन टॉपिक में जो है वो एंटर कर जाएंगे, जो हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तौर पे जानना है, उनको डायग्राम्स के ज़रिए से समझना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सेल डिवीज़न से जुड़ी हुई जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रोल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो हमारा होता है ये किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। इसके 4 से 5 टाइप्स होते हैं। एक बाहर का मेम्ब्रेन है, एक आपका अंदरूनी थ्रेड्स पाया जाता है, अंदर में कुछ धागे होते हैं, थ्रेड्स पाए जाते हैं, उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं और बीच में न्यूक्लियोलस होता है। इन तमाम चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यूक्लियर थ्रेड का पाया जाना। यानी रोल ऑफ न्यूक्लियस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स ये वो धागे हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये उलझी हुई शक्ल में पाए जाते हैं। जब इनकी उस उलझी हुई शक्ल, जब वो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है आहिस्ता आहिस्ता अनकॉइल्ड होते हैं, तो हमें दो तरह के धागे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक हमारा डीएनए होता है और एक हमारा आरएनए होता है। डीएनए के अलावा हमें क्रोमोसोम्स के एक और धागे देखने को मिलते हैं, वो हमारा आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए यानी इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी इसके अंदर बेसिकली हमने आपको क्लास में पिछले क्लास में बता दिया था, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमने एक रिवीजन देना है, फिर हमें मेन टॉपिक्स पे वहाँ पे जो है चले जाना है। तो रिविजन्स के तौर पे हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके अंदर में राइबोज शुगर जो होते हैं वो डिलीट होते हैं। राइबोज शुगर जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये चीज़ राइबोज शुगर जो होते हैं वो आरएनए के अंदर में पाए जाते हैं। और डीएनए के अंदर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो डबल थ्रेड दिखेगा, दो धागे दिखेंगे, और आरएनए के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो सिंगल धागे वाले यानी एक धागे वाले जो स्ट्रक्चर है वो दिखेंगे। और डीएनए के अंदर में आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो ये दिखेगा कि जो नाइट्रोजन बेस 3 चीज़ों से मिलकर आपका डीएनए का या आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, और एक आपका होता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन में हमने आपको लास्ट क्लास में बता भी दिया था कि 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे जो पाया जाता है उसका 2 बेसिक बेस होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन, ठीक है। हमने इसके बारे में आपको बता दिया था। प्यूरिन जो होता है उसका फिर 2 टाइप होता है, एडिनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन जो होता है फिर उसके 2 टाइप होते हैं, साइटोसिन और थायामीन। ये जो थायामीन बेस होता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए में पाया जाने वाला बेस होता है, जबकि इसी के मद्दमकाबिल अगर आप देखें, इसी के अगेंस्ट में आप देखें तो आपको आरएनए के अंदर में यूरासिल बेस पाया जाता है। यानी ये जो थायामीन बेस और
यूरासिल बेस है, ये वो बुनियादी डिफरेंस है जिससे हम डीएनए और आरएनए को जो है आपस में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनके डिफरेंस कॉलम को जो है हम बना सकते हैं। आपको डीएनए का और आरएनए का फंक्शंस भी हमने बताया था। डीएनए का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे मौरूसी सिफ़ात, यानी हमारा जो जेनेटिकल कैरेक्टर होता है, माँ बाप से जो चीज़ें हमें हासिल होती है, उन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, अपने बच्चों पे, यानी ऑफ स्प्रिंग पे जो ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस होता है कि बच्चे वैसे ही दिखते हैं जैसे उनके माँ बाप होते हैं। उनके हेयर का कलर, उनके स्किन का कलर, आई का कलर, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो माँ बाप से उनको एक विरासत में एक जेनेटिकल कैरेक्टर के तौर पे जो है वो हासिल होती है। तो ये चीज़ें जो आपको होती है, डीएनए जो है इसमें एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जो हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है, तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर पे आपको कुछ जगह जगह पे पर्ल, मोती जैसे कुछ धागों पे कुछ मोती जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो कि आपका क्या होगा, ये जिन कहलाएगा। ये जो जिन है एक तरह का लोकेशन डिवाइस है, ये स्टोरिंग डिवाइस है। ये एक्चुअली में माँ बाप के कैरेक्टर्स जो है उसको क्या करते हैं, जो बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे उनको स्टोर करते हैं, यानी हर जिन के अंदर में आपको एक नया कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जिन उसका लोकेशन डिवाइस हो गया है। ठीक है, तो अब इनका काम क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होगा, जब एक पेरेंट का सेल डिवाइड होगा, जो कि हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कैसे डिवाइड होता है, तो ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने जो है आपको दे रखा है कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ सेल काम करते हैं। जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से बच्चों के अंदर में ट्रांसफ़र होगा, उसको जिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटाज में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें भी ध्यान पे रखनी होगी। अब मेरा पहला सवाल ये होता है, ठीक है, कि इस सेल का डिवीज़न क्यों होता है। हम अगर सेल को डिवाइड करेंगे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस हमें ज़ाहिर होगी, क्या चीज़ हमें समझ में आएगी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखेंगे कि किसी भी नन्हे से पौधे की जो पैदाइश होती है और उसके बाद वो पौधा जो होता है एक बड़ा दरख्त बन जाता है, या बच्चे के पैदाइश का जो मरहला है कि वो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और वो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे आपके जैसा एक इंसान जो है वो दिखता है। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक ही प्रोसेस से मुमकिन है जो कुदरती तौर पे हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हम तमाम जानदारों के बॉडी में पाए जाते हैं। वो है सेल का डिवाइड होना। यानी सेल का डिवाइड होने से हमें ग्रोथ मिलता है, यानी हमारा बॉडी जो है वो क्या नाम है, डायमेंशन में बढ़ता है, मतलब लंबाई में, चौड़ाई में हमारे अंदर जो थिकनेस अब पाई जाती हैं, इसी ग्रोथ के वजह से, इन्हीं सेल के क्वांटिटी के वजह से पाई जाती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारे पूरे लाइफ टाइम के सर्कल पे ये मुमकिन है कि हमारा सेल जो है वो किसी भी तरीके से क्या हो सकता है, वो नुकसान आ सकता है, उसके ऊपर एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा बाहरी क़ुव्वत है वो हमारे ऊपर अगर काम करे तो हमारा सेल का स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं, कुछ फ़र्क आ जाती है वहाँ पे। तो क्या वो सेल दोबारा बनेगा? नहीं, वो बिल्कुल बनेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपका ख़त्म होने वाला सेल है वो दोबारा बनने के बाद एक नए सेल को जन्म देता है। ये जो प्रोसेस है रीग्रोथ और रीजनरेशन का, दोबारा पैदा होने का, तो इसको हम हीलिंग कहते हैं। ये हमारा हीलिंग प्रोसेस में आता है। इसके अलावा बॉडी के जो पूरे सरफेस में, यानी पूरे जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में जो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये उसका इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, यानी जो हमारा सरफेस एरिया बॉडी का बढ़ जाता है, ये कैसे मुमकिन है? तो ये भी सेल डिवीज़न के नतीजे में ही हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। ये भी चीज़ें हमने आपको क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी, जो हमारा लास्ट क्लास था। उसके बाद हमने आपको उस क्लास में डीएनए का स्ट्रक्चर भी बताया था कि डीएनए का कैसे स्ट्रक्चर होता है। एक नॉर्मल डीएनए जो होता है उसमें कुछ पोल्स पाए जाते हैं, कुछ नॉट, KNOT नॉट जो है, जंक्शंस जो है पाए जाते हैं, जिसमें से ये हमारा पहला जो जंक्शन होता है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, यानी पहला मरहला होता है। उसके अलावा हमें सेकेंडरी और टर्शियरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलते हैं। हमें ये जो दो धागे हैं, कभी कभी ये आपस में बिल्कुल मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इस तरीके से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसे हम टेलोमेयर कहते हैं, यानी ये हमारा टेल होता है,
इस क्या नाम है क्रोमोसोम्स का, ये टेलोमेयर जो होते हैं ये बहुत ही कम क्रोमोसोम्स में जो है आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का हिस्सा जो होता है वो आमतौर पे धागों में कुछ कुछ धागों में होता है, कुछ कुछ धागों में नहीं होता है। इसीलिए जिनके अंदर सेकेंडरी के बाद का हिस्सा पाया जाता है वो हमारा सैटेलाइट क्रोमोसोम है, यानी उसके अंदर वो एक्स्ट्रा पार्ट, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है क्रोमोसोम का जो हर किसी के अंदर नहीं पाया जाता। ये आपको पहले हमने थ्योरी में बता भी दिया था, तो इसके बारे में भी हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो आज का जो हमारा करंट टॉपिक होगा वो होगा सेल साइकिल, जिसके ज़रिए से हमने आपको जो तमाम इंट्रोडक्शन दे दिए, अब वो आपको क्या करेगा, इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को समझिए क्या इसका। तो सेल साइकिल जो है ये हमारा आज का सेंट्रल टॉपिक होगा। हमने जितने भी चीज़ें रिवीजन में जान ली, अब उसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है उसको समझने में बहुत आसानी होगा हम लोगों को। ये सेल साइकिल एक्चुअली में होता क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, यानी साइकिल का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये होता है कि चीज़ें घूम फिर कर उस जगह पे वापस आ जाएगी। अगर मैं आपको इस चीज़ को डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि एक कैसे करके सेल का डिवीजन प्रोसेस काम करता है। कि अगर मैं एक सेल के लाइफ को एक सर्कल से मैं बताना चाहूँ तो उस सर्कुलर लाइफ में आपको ठीक है, ये हिस्सा जो आपका होता है ये आपको क्या करता है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, और उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस आ जाता है, यानी ये आपका साइटो। ठीक है, तो ये पूरा कार्योकाइनेसिस का प्रोसेस हो गया, कार्यो का, और ये आपका हो गया साइटो का प्रोसेस। और बाकी आपको ये जो 2/3 पार्ट आपका दिख रहा है सेल का, ये आपका इंटरफेस होता है सेल साइकिल के अंदर में। यानी इंटरफेस में क्या होता है, एक सेल अपने आप को क्या करता है, इस काबिल बनाता है कि वो सबसे पहले अपना बेसिक ग्रोथ जो है वो क्या करे, जाहिर करे। ठीक है, सबसे पहले सेल का एक बेसिक ग्रोथ जो है वो जाहिर होता है, और उसके बाद क्या होता है कि सेल उस ग्रोथ को रेगुलेट कर लेने के बाद, जैसे एक सेल का जनरेशन होता है तो वो एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा होता है, उसको बढ़ने की ज़रूरत होती है, इस काबिल होने की ज़रूरत होती है कि उसका डेवलपमेंट, उसके शेप साइज़ में जो होता है वो डायमेंशनली चेंजेस जो है हमको देखने को मिलता है। जब वो ग्रोथ ले लेता है अपने पहले स्टेज में, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है, यानी एस फेज़ में, ये सिंथेटिक फेज़ है, इसके अंदर में डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, उसका जो क्वांटिटी होता है वो बढ़ जाता है, तो ये हमारा सिंथेटिक फेज़ होता है। इसके बाद हमें सेकेंडरी ग्रोथ फेज़ देखने को मिलता है, जिसके अंदर पौधा जो है अपने आप को और मजबूती के सेल जो है अपने आप को और मजबूती के साथ जो है वो इस काबिल बना लेता है कि अब वो डिवाइड हो सकता है। जैसे कि इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा को अगर हम समझें तो एक बच्चे की पैदाइश का होना उसको बहुत ही कमज़ोर और नादिम बनाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर में न्यूट्रिशन के आने के बाद, खाने पीने की चीज़ों का हासिल होने के बाद उसका डेवलपमेंट दिखता है। फिर बच्चे के एक जवानी का कंडीशन आता है, एडल्ट कंडीशन, और वो अपने आप को बहुत हद तक जो है स्टेबल बना लेता है। फिर वो इस काबिल हो जाता है अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने ज़रिए से दूसरे जानदार की जो पैदाइश है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसके ज़रिए से जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज़म, ह्यूमन बींग दुनिया में जो है ज़ाहिर होता है, सामने आता है। तो इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के एक प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका होता है इंसान। तो वैसे ही सेल भी जो है वो क्या करता है, सबसे पहले ग्रोथ के स्ट्रक्चर को समझता है कि अपना प्राइमरी ग्रोथ, उसके बाद डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यानी सिंथेटिक फेज़, एस फेज़ को कंप्लीट करता है। उसके बाद G2 यानी सेकेंडरी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और आखिर में वो कार्यो और साइटोकाइनेसिस के तरीके से क्या करता है, सेल आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद दूसरे सेल का जो मतलब प्रोसेस है, दूसरे सेल का जो बनने का अमल है वो शुरू हो जाता है। वहाँ से एक नए सेल की पैदाइश होती है जिन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है वो काम में आती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये यहाँ तक का जो पूरा मरहला है ये हमारा ये हमारा मेटाफेज़ यानी एम फेज़ कहलाता है, और ये 2/3 स्ट्रक्चर जो मोटा मोटी आपको दिख रहा है ये इंटरफेस का पार्ट है, यानी सेल का इंटरफेस जो है यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो हमने इंटरफेस के
जो पार्ट्स है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश भी कर दी कि कैसे करके इनका जो है वो प्राइमरी ग्रोथ और ये सिंथेटिक फेज और ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ। ये सामने आया, ये आपको सामने आया, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जब मेटाफेज को पढ़ेंगे तो मेटाफेज में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे। एक हमारा कार्योकाइनेसिस, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, टूट जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, आप जैसे समझना चाहें समझ लें। तो न्यूक्लियस जो होता है वो टूट जाता है। इस तरह ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, समझ के बाहर हो जाती है कि एक बॉडी के अंदर में दो हार्ट, दो ब्रेन नहीं मौजूद हो सकते हैं। एक बॉडी को रेगुलेट करने के लिए एक ब्रेन, एक हार्ट का वहाँ पे प्रोसेस जो है वो मौजूद है। ठीक वैसे ही हमारा एक सेल के अंदर में दो न्यूक्लियस नहीं रह सकता है। तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसी से हमें इंडिकेशन मिल जाएंगे कि अब सेल का भी डिवीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कार्योकाइनेसिस में हमने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को समझने की कोशिश की है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है और इसका रिजल्ट क्या निकल के सामने आता है कि हमें साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो भी देखने को मिलेगा। जो न्यूक्लियस का डिवाइड होने का मरहला है, जो उसका प्रोसेस है, वो चार तरह से होता है। प्रोफेज यानी बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद मेटाफेज होता है। मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के इक्वेटर इलाके में यानी बीचों बीच जो है वो आके सज चुके होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं। और एनाफेज में हम ये देखेंगे अभी डायग्राम के थ्रू कि वो किस तरीके से सेंट्रल पोजीशन से पोलर रीजन पे उनका अट्रैक्शन होता है, वो बिल्कुल सेपरेट होने लगते हैं और आखिर में टेलोफेज के ज़रिए से एक दूसरे न्यूक्लियस की पैदाइश कैसे सामने आती है हम इसको जानेंगे। फिर हमारा जहन जो है साइटोप्लाज्म की तरफ भी जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूँकि प्लांट में और एनिमल में डिवीजन का प्रोसेस जो है, चूँकि प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग दिखते हैं। एक प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर होता है और एनिमल सेल जो होता है वो मोर और लेस स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। तो इसलिए हमें डायग्राम जो है वो आपको अलग अलग तरीके का दिखेगा प्लांट्स का और एनिमल का। तो हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम्स के थ्रू क्या होता है चीज़ें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब तक आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं जो आपके इस्तेमाल में आने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं, आप उनको अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको फिर इसके बाद अगर बोर्ड रब भी कर दी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको चीज़ें जो दूसरी है समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मेटाफेज यानी आपका कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन किस तरीके से होता है और फिर साइटोप्लाज्म किस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, उसके प्रोसेस को मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस का, वो चार मरहले में, चार स्टेज में होता है, जिनमें आपका प्रोफेज है यानी शुरुआती मरहला, फिर मेटाफेज है दरमियानी मरहला बीच का, एनाफेज जो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे जाके सेल डिवीजन का प्रोसेस, और टेलोफेज में वो हमें रीअपियरिंग यानी दोबारा हमें वो चीज़ हासिल हो जाएगी जिस तरीके से न्यूक्लियस अपने असल हालत में मौजूद था। जब मैं इन तमाम चीज़ों को आपको बता रहा हूँ तो बगैर डायग्राम के बताना जो है अपने अंदर में एक बहुत बड़ी नाकामी हो जाती है। तो हमने सबसे पहले डायग्राम का सहारा लिया, हमने डायग्राम को बनाया ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए। तो आप इस तरफ तवज्जो करें तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। प्लांट सेल का जो मामला है वो आपका रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसी बुनियाद पे आपको मैंने सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल पे किस तरीके से दिखेगा मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो आप यहाँ पे ध्यान दें। तो प्रोफेज जो होता है ये दरमियानी, ये शुरुआती मरहला होता है, यानी जिसमें क्या होता है कि सेल
का न्यूक्लियस जो होता है, जैसे हमने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियस का 4 पार्ट होता है, कि न्यूक्लियस का पहला मेम्ब्रेन होगा, उसका न्यूक्लियोलस होगा, उसका क्रोमोसोम्स होगा यानी पार्टिकल्स, वो धागे होंगे जिससे वो बना है, और चौथा जो होगा वो आपका क्या होगा, न्यूक्लियर का मटेरियल होगा, जो अंदर में पाए जाने वाले लिक्विड्स फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होता है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये चीज़ कि न्यूक्लियस का जो ये आपको दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन है, ये लेयर है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगा। जिस तरीके से अगर एक पॉलीइथिलीन के अंदर हम सामान को कैरी कर रहे हैं और पॉलीइथिलीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो, ख़त्म हो जाए, फट जाए, अपने हिस्से को ख़त्म कर दें, तो उसके तमाम सामान मुमकिन है कि बाहर गिर जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर का धागा जो है, न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, ये क्या किए हुए है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग किए हुए हैं। लेकिन जब ये मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं आप गायब हो रहा है, तो गायब होने की सूरत में डिसअपियरिंग फेज़ है, डिसअपियर हो रहा है। तो डिसअपियरिंग फेज़ के नतीजे में क्या होगा कि इसका जो क्रोमोसोम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हमें साइटोप्लाज्म में दिखने लगेगा, साइटोप्लाज्म में घुलता हुआ, उसमें उलझे वाले स्ट्रक्चर जो है, कॉइल्ड वाले स्ट्रक्चर जो है वो अनकॉइल्ड होते हुए दिखाई देंगे, और वो अनकॉइल्ड होते हुए एक दरमियानी कुव्वत, एक बैरूनी कुव्वत की वजह से क्या होगा, वो बीच में इस तरीके से अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा जो फेज़ बनेगा ये मेटाफेज़ बनेगा। ये मेटाफेज़ का जो मरहला होगा, इसमें आपको दिख रहा है पोल पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे एक रेशेदार चीज़ें, इसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, रेशेदार चीज़ें, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, जो किसी भी क्रोमोसोम का जो बीच का हिस्सा यानी उसका होता है आपका, उसका नाम होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स यानी सेंट्रोमेयर जो होता है, उसके ज़रिए से आपको क्या होगा, अटैच दिखेगा, और उसी के दूसरे हिस्से पे आपको क्या दिखेगा कि जो क्रोमोसोम का जो धागे का जो नाम होता है, जिन्हें हम कहते हैं, आपका क्या नाम है, क्रोमोसोम के धागे, उसका नाम होता है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, यस। तो क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो आपको क्या होंगे, दो तरफ से आपको अलग होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा कि बीच में एक आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनल यानी सेंट्रोमेयर होगा, और उसके दो तरफ से दो धागे इस तरीके से निकलते हुए आपको दिखेंगे। ये अलग अलग क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में एक तनाव, एक खिंचाव जो है वो मौजूद होगा, एक टेंशन्स जो है वो मौजूद होंगे, और आपको पता है जब टेंशन्स जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं तो चीज़ों के खिंचाव की वजह से वो दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। तो हमें भी यहाँ पे क्या होगा, उसके अगले हिस्से में यानी एनाफेज़ में, एनाफेज़ में हमें न्यूक्लियस का जो क्रोमैटिड्स एरिया है वो बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से विजिबल किया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे करके खिंचाव और तनाव की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच से टूट चुके हैं, और उसके बाद वो धागे जो है वो अलग अलग पोल पे, अपोजिट पोल्स पे क्या है, पोलर अट्रैक्शंस की वजह से वो अलग होते हुए दिखाई दे चुके हैं। इस पोलर अट्रैक्शन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता धागे जो अलग हो चुके हैं, अब वो कंपोजिट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है उसको हासिल करेंगे, और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हासिल करने की वजह से क्या होगा कि हमें धागे जो है एक दूसरे से क्या होगा, टेलोफेज़ के प्रीमियर स्टेज पे, दो स्टेज पे अगर टेलोफेज़ को समझाया जाए तो टेलोफेज़ के प्रीमियर स्टेज पे हमें क्या दिखेगा कि वो धागे आपस में फिर से न्यूक्लियोलस का मतलब आपका ग्रोथ जो है सामने आ गया है। देख लीजिए न्यूक्लियोलस आ चुके हैं, उससे धागे जो है आपस में जाके चिपक चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हमको बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी शामिल होता हुआ, उसको घेरता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारे प्रो फेज़ में क्या हुआ था कि डिसअपियर हो गया था, लेकिन एक टाइम के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद फिर से क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। तो आपको जो तमाम चीज़ें हैं वो ध्यान पे रखनी होगी कि ये हमारा डिसअपियर फेज़ है पहली चीज़, और ये हमारा क्या है, रीअपियर फेज़ है। पहले बात को ध्यान पे रखना पड़ेगा। आपको इनके बारे में जब लिखने के लिए नोट्स आएंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे नोट्स को लिखते वक्त कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है।
आपका डायग्राम बनाना 100% कंपलसरी है, वरना बगैर डायग्राम के आपको समझाया नहीं जा सकता है और ना ही आप किसी दूसरे को समझा सकते हैं। तो आपके लिए पहला मामला है कि आप डायग्राम्स को बनाएंगे और डायग्राम्स के लिखने के बाद चीज़ों को नोट्स कैसे रेडी किया जाएगा कि अगर आप प्रो फेस का नोट्स रेडी कर रहे हैं तो आप 3 पॉइंट्स पे अगर नोट्स को बताना चाह रहे हैं तो आप किन पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो पहला आपका काम ये होगा कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो रहा है, आप इस पॉइंट को ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ऐड करना होगा कि क्रोमोसोम जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता अनकॉइल्ड होता हुआ दिख रहा है, आपको ये दिखेगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या दिखेगा कि न्यूक्लियर का जो लिक्विड्स है, न्यूक्लियर का जो थ्रेड्स है वो साइटोप्लाज्म से जाके मिल गया, वो साइटोप्लाज्म से जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, ये साइटोप्लाज्मिक रीजन है। तो इस 3 पॉइंट को आपको डायग्राम के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आप मेटाफेज का नोट्स रेडी कर रहे हैं तो मेटाफेज में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली क्या ऐड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपको ये बताना पड़ेगा कि एक पोलर अट्रैक्शन है जिसके वजह से इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आके क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ये पहला बात आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आपको बताना ये पड़ेगा कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि इसी के वजह से तो अट्रैक्शन हमें दिख रहा है ना, स्पिंडल फाइबर्स, ये धागे हमें दिख रहे हैं, रेशे दिख रहे हैं, इसका फॉर्मेशन हो चुका है। और तीसरी चीज़ आपको ये बतानी पड़ेगी कि ये क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो चुके हैं। और आपको अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है कि कौन सा ऐसा सेल डिवीज़न का फेज़ होगा, ऐसा उसका मरहला है जिसके अंदर में क्रोमोसोम बहुत ही आसानी के साथ देखे जा सकते हैं, काउंटिंग किए जा सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है, तो आपको आंसर में मेटाफेज का नाम देना होगा। आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ क्रोमोसोम देखे समझे जा रहे हैं। उसके बाद एनाफेज में आ जाते हैं। एनाफेज के बारे में अगर आपको 3 पॉइंट ऐड करना हुआ तो आप किन 3 पॉइंट को जो है ऐड करेंगे, तो आपको पहली बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका न्यूक्लियर ऑर्गेनल जो है वो क्या कर रहा है, सेल को जो इक्वेटर पे है उसको पोलर रीजन की तरफ क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। आपको पहला पॉइंट ये ऐड करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ऐड करनी पड़ेगी कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो क्रोमोसोम से सेपरेट हो चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम से अलग होते हुए दिख रहे हैं टूट कर, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमको क्रोमैटिड्स बहुत ही आसानी के साथ आपको क्या होगा कि विजुअल नज़र आएंगे, आपको आसानी के साथ देखे जा सकते हैं, जिससे हमको उसके काउंटिंग करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें होने का तीसरा पॉइंट क्या होगा, वो होगा पोलर अट्रैक्शन, यानी किनारे से, टर्मिनल से एक तरह की ताकत जो है वो इसको क्या करेगी, खींच रही है, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, 2 अलग अलग रीजन में, नॉर्थ और साउथ इलाके में, नॉर्थ और साउथ रीजन पे क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। आखिरी मरहला जो हमारा है वो है टेलोफेज का मरहला। टेलोफेज में हमें क्या दिखेगा कि न्यूक्लियर ऑर्गेनल यानी जो हमारा क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है वो वापस आ चुका है और उससे जुड़े हुए जो धागे हैं वो उससे मुंसलिक जुड़ चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। इसके वजह से एक कंपोजिट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 2 स्ट्रक्चर बहुत ही कंपोजिट स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ दिख रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता उसका सेकेंडरी फेज़ यानी उसका दूसरा जो मरहला है उसमें आपको ये दिखेगा कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वापस आ चुके हैं। तो आपको लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले फेज़ में क्या नाम है आपका, सेंट्रोमेयर जो है उससे अटैच हो जाते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है, और वो अनकॉइल्ड से फिर से कॉइल्ड बनने लगते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रीअपियरिंग फेज़ है, तो आपको जो न्यूक्लियर के धागे हैं वो रीअपियर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपको प्लांट के अंदर में एक न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद 2 न्यूक्लियस के बनने का जो प्रोसेस है वो हमने आपको बताया है। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो आपको क्या दिखेगा कि आपको एनिमल सेल के अंदर भी आपको यही मरहला देखने को मिलेगा कि एनिमल सेल पे भी क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता गायब होंगे। गायब होने के बाद जो अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अनकॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा। वो धागे आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेटाफेज देखने को मिलेगा। मेटाफेज के अंदर में क्या होगा कि इक्वेटोरियल रीजन जो है उस पे क्रोमोसोम जो है वो आके अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स पे क्रोमोसोम क्या होंगे, आके अरेंज हो जाएंगे। और इस अरेंजमेंट की वजह से आपको वही क्रोमोसोम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था
वो आसानी के साथ क्या होगा, विजिबल तरीके से देखने को मिलेगा। और सेंट्रोसोम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एनिमल के सेल डिवीजन में। तो वो क्या करता है, एस्ट्रल रे, जहाँ पे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर आप यहाँ देख सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्या करता है कि प्लांट सेल को एनिमल सेल के कार्योकाइनेसिस में डिफरेंस बनाने में आपको क्या करेगा, बहुत ही मदद करेगा। उसके बाद एनाफेज का प्रोसेस होगा। एनाफेज में क्या होगा कि वही पोलर अट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होने के बाद उनका क्या मामला होगा कि उसके क्रोमैटिड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेशन में आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आसानी से हम क्रोमैटिड्स का काउंटिंग जो है उसको देख सकते हैं, उसको देखा जा सकता है। और उसके बाद यही क्रोमैटिड्स जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपोजिट पोल्स पे अपने सेंट्रोसोम से, सेंट्रियोल की मदद से जो हमें सेंट्रोसोम हासिल होगा, तो उस सेंट्रोसोम से अटैच होते हुए दिखेंगे। और वो जब अटैच होते हुए दिखेंगे तो फिर हमें जिस तरह से न्यूक्लियर डिसअपियर होता हुआ दिखा था, अब हमें क्या होगा, रीअपियर होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हमें एक न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो है वो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है ये हमारा कार्योकाइनेसिस का, प्लांट और कार्योकाइनेसिस का एनिमल का प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम साइटोकाइनेसिस की तरफ, यानी जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गया तो अब किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा, इसका डिवीज़न होगा और एक नए सेल का ग्रोथ कैसे सामने आएगा, हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इन डायग्राम्स को नोट डाउन कर लें, क्योंकि मुमकिन है कि मैं इसको मिटा सकता हूं, जिसके वजह से आपको दिक्कत ये पेश आएगी कि इनके स्ट्रक्चर को, इनके फीचर्स को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको मैं वक्त दे रहा हूं कि आप इनके डायग्राम्स को नोट कर लें, ताकि मैं फिर आगे क्या करूं, अपना प्रोसेस आपको बता सकूं। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लें। तो कार्योकाइनेसिस का प्रोसेस आपको समझाने के बाद अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियस का डिवीज़न जब हो चुका है प्लांट में और एनिमल सेल्स के अंदर में, तो फिर कैसे करके सेल जो है वो आपस में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसका डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी सेल का साइटोप्लाज्म अब आपस में डिवाइड होगा। तो फिर हमें एक नए सेल का जनरेशन जो है वो समझ में आएगा, एक नया सेल जनरेट जो है वो करेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक सेल के अंदर में दो न्यूक्लियस के मौजूद होने के वजह से क्या होता है कि वेसल्स ऑफ वैक्यूल्स, यानी वैक्यूल्स जो है अपने कुछ बुलबुले शक्ल में जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, खारिज करते हैं, जिसके वजह से सेल के बीचों बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है बनना शुरू होता है, जो सेल के वॉल को, किनारे वाले वॉल को आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, ख़त्म करता है, और उससे सेल का डिवीज़न जो है वह मुमकिन हो सकता है। तो ऐसे हालात में क्या होते हैं कि सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता इन वेसल्स के दबाव के पाए जाने की वजह से बीच से डिवाइड होने लगता है, और हमें एक सेल से दो सेल बनता हुआ दिखाई देता है प्लांट के अंदर में। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये प्लांट के साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है। ठीक उसी तरीके से अगर आप एनिमल सेल को देखेंगे तो एनिमल सेल दो न्यूक्लियस दिखेगा, उनके अंदरूनी दबाव, ठीक है, उनको एक अंदरूनी दबाव मिलेगा, जिनकी वजह से एक क्लीवेज लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिखने मिलेगा। ये टेंजाइल फोर्स क्या करेगा, सेल को बीच से तोड़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये एक सेल जो है इस अंदरूनी दबाव क्लीवेज के वजह से क्या होगा, दो हिस्से में टूट जाएगा, और आपको यहाँ पे दो अलग अलग डॉटर सेल जो है देखने को मिलेगा। तो ये पूरा डिवीज़न जो आपको दिख रहा है, ये पूरा डिवीज़न जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये पूरा डिवीज़न क्या है, ये पूरा डिवीज़न आपको माइटोसिस सेल डिवीज़न का प्रोसेस समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्टरी तौर पे पिछले क्लास में ये बता दिया था कि सेल का डिवीज़न का प्रोसेस जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक जो कि डायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है, जो कि आपको अमोइबा के अंदर में, ईस्ट के अंदर में, स्पायरोगायरा के अंदर में, इन तमाम छोटे छोटे जानवरों और पेड़ पौधों के अंदर में पाया जाता है। तो ये अमाइटोसिस जो होता है डायरेक्ट सेल डिवीज़न है। उसके बाद हमने अभी जो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के तौर पे बताया है स्पिंडल फाइबर वगैरह के हेल्प से, इसको हम कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीज़न, जिसका हमने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया, यानी कार्योकाइनेसिस कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है,
और साइटोकाइनेसिस यानी कैसे करके साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीज़न जो है वो अमल में आता है। इसके बाद जो हमें तीसरा चीज़ जानना है वो है मियोसिस, जो कि इंशाअल्लाह रहमान हम आपको आने वाले क्लास में उसके बारे में बताएंगे। तो माइटोसिस के ज़रिए से आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये एक इक्वेशनल सेल डिवीज़न है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मदर सेल हो, शुरुआत के तौर पे आप देख लीजिए यहाँ से शुरुआत हो रहा है, मदर सेल हो या उससे बनने वाला कोई भी डॉटर सेल हो, उन तमाम डॉटर सेल और मदर सेल के अंदर में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम्स का नंबर बराबर रहता है, क्रोमोसोम्स के नंबर में किसी तरह का बढ़ाव घटाव जो होता है वो नहीं होता है। तो ये आपका क्या होता है, क्या नाम है, इक्वेशनल सेल डिवीजन है, ये बराबरी सेल डिवीजन को फॉलो करता है। जबकि मियोसिस जो होता है वो आपका रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जेनेटिकल सेल्स यानी जो स्पर्म्स एंड ओवम सेल होते हैं जो हमारे जेनेटिकल कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं आप, उसके अंदर में क्या होता है कि क्रोमोसोम का क्वांटिटी जो होता है वो घट जाता है। क्रोमोसोम का क्वांटिटी मदर पे और डॉटर में दोनों में क्या होता है, घट जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेल डिवीज़न के आने वाले मियोसिस सेल डिवीज़न को भी पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं वो हमको जानने को मिलेगा। तो मेरा पहला सवाल माइटोटिक सेल डिवीज़न को पढ़ाने के बाद आपसे ये होगा कि आप बता सकते हैं कि माइटोटिक सेल डिवीज़न का या हमारा बेसिक सेल डिवीज़न का, सेल को डिवाइड होने का क्या फ़ायदा बॉडी में देखने को मिलेगा। तो फ़ायदा आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत ही में हमने आपको बता दिया था कि सेल का ग्रोथ सामने में आएगा। अगर कोई सेल ब्रेक डाउन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो वो चीज़ क्या होगा, आपको वहाँ पे रिपेयर होता हुआ दिखाई देगा, यानी हेलिंग प्रोसेस आपको वहाँ समझ में आएगी। सरफेस एरिया में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन सेल का डिवाइड होने के प्रोसेस में एक क्रिटिकल चीज़ भी आता है सामने में, वो ये आता है कि आपका सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा, वो है अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, ये अनकंट्रोल सेल डिवीज़न जो होता है ये क्या होता है, जब आपका सेल जो है आपके चेकिंग पॉइंट्स को क्रॉस कर जाए, यानी जो इंटरफेस में हम चेकिंग पॉइंट कर रहे हैं उसको क्रॉस कर जाएगा तो सेल अपने मर्ज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। और इस अनकंट्रोल सेल डिवीज़न से हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्यूमर सेल का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और ट्यूमर सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनिगन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो बेनिगन ट्यूमर जो होते हैं वो किनको कहा जाता है, ऐसे ट्यूमर सेल जो कैंसर नॉन कैंसरस होते हैं, उनसे कैंसर होने की तवक्का, कैंसर होने का मामला जो है वो नहीं रहता है, रुक जाता है, वो मेरा बेनिगन ट्यूमर सेल होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल जो होता है वो कैंसरस सेल होते हैं, यानी इनका प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ता ही रहता है और इनको हम रोक नहीं पाएंगे, इनके प्रोडक्शन को, इनके ग्रोथ को, इनके डेवलपमेंट को, डिवीजन को। तो इसके वजह से हम इनका इलाज या इनका ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक सेल डिवीज़न का मतलब अनकंट्रोल हो जाने से ये हमें डिफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो आने वाले क्लास में बच्चे हम लोग मियोसिस के बारे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको हर एक चीज़, हर डेफिनेशन डायग्राम से समझाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आप इस चीज़ को अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि आपको इन क्लासेस को जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, इस नवा क्लासेस हम लोग जो अरेंज करके आपको दे रहे हैं, आपको अपने कॉपी में तमाम नोट्स रेडी कर लेने हैं ताकि आपका एक्स्ट्रा काम जो है वो आपको क्लासेस के बीच में ही करने में आसानी हो, फिर आपको अलग से वक्त देना ना पड़े। फिर आप इन नोट्स को पढ़ें और पढ़ने के बाद किसी तरह कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जनाएं हमें इस बारे में, ताकि हम इससे जुड़ी हुई चीज़ें को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और आप अच्छे से अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। जितने भी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस बन रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान दें, अपने माध्यमिक के प्रोसेस को जारी रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग आने वाले क्लास में शामिल होंगे, अच्छे हेल्थ में होंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ओके।